अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी। हाँ, तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। मारूख, बिनते, अमतुल और हबीबा, आप तीन लोग ही ज्वाइन हुए हैं अभी। हाँ, बाकी लोग तो ज्वाइन नहीं हुए। ऑलमोस्ट हमारे पास जो ग्रुप में है वो 60 की तादाद है। तो चलें, आप मुझे अपना अपना ना ज़रा फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। मारूफ, आप कौन से सेमेस्टर से हैं? अमतुल आप और हबीबा आप। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं जी। मारूम तैमर है। मैं BMS 8 सेमेस्टर से। 8 सेमेस्टर से हैं। जी चलें। मारूफ, अभी तक आपने मतलब जितना भी सीखा है या हमारे साथ जितना भी ट्रैवल हुआ है उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अभी वॉइस ओपन करके ना, स्पीकर। तो क्या कुछ आपने सीखा इस जो हमारी सीरीज़ चल रही है अभी हर्ब्स की, इसमें क्या कुछ सीखा? और उससे पहले एक सीरीज़ चली थी, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ सीखने को आपको मिला? मेरी जो है ये पहली क्लास है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल सका क्लासेस देने का। हमारी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग की वजह से वो ऑफ डेज होती है, और फिर मैं जो है मैरिड भी हूँ और मेरी एक बेबी भी है। इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो मैंने मेरी फर्स्ट क्लास है ये। मतलब कि अभी तक आप लोगों आपकी फर्स्ट क्लास है ये, या पिछले लेक्चर रिकॉर्डिंग्स भी नहीं ली थी आपने? नहीं, रिकॉर्डिंग कहाँ से लगी? चलें, सेकंड। रूबा, आप कौन से सेमेस्टर से हैं और कौन सा ईयर आपका चल रहा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। मैंने अपनी डिग्री डिग्री कंप्लीट कर ली है दिसंबर में लास्ट। जी। और मेरी सेकंड क्लास है। कल मैंने क्लोव जो क्लास ली थी वो ली है आपकी। अच्छा, तो आपने ओवरऑल वो, हाँ, दिस इज माय सेकंड क्लास। टाइम उसमें पे मेरी कैसा खुद एक्सपीरियंस ऑनलाइन रहा क्लास कल की होती है। क्लास का? जी, एक्सपीरियंस तो अच्छा था। काफ़ी नई चीज़ें थी जो सीखने को मिली। बस ना हम्म। मुझे डोज़ेज प्रॉब्लम था कि काइंडली आप डोज़ को भी क्लियर किया करें, जैसे डिज़ीज़ में किस तरह से डोज़ हमें देनी चाहिए पेशेंट। हम्म। चलें, अभी तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ हमारे पास, ऑलरेडी आप लोग हैं दो। तो ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी इंशाल्लाह। ये लेक्चर जब लेंगे तो सुन लेंगे वो लोग। बाकी बेसिकली हमारा इसमें कोई अपना ज़ाती मफाद नहीं है, ना ही हमारा कोई ज़ाती मकसद है इसमें। लाइक के हम पिछली सीरीज़ भी हमारे हमने करवाई थी और अब ये भी चल रही है हब्स की। तो हमारा बेसिकली पहला पर्पज़ ही यही था इक्सन एकेडमी का, कि जो बच्चे हमारे बेम्स में हैं स्पेसिफिकली, तो उनको अपनी फील्ड में ट्रेन किया जाए। उनको हर्ब्स रिलेटेड भी आना चाहिए नॉलेज, और उसके साथ साथ सिर्फ हर्ब्स तक महदूद ना रहें। एज अ होलिस्टिकली वो कैसे अप्रोच कर सकती हैं किसी भी डिज़ीज़ को, या उसको लेके कैसे मैनेज कर सकती हैं। इसके लिए हमने शुरू किया था, और उसके साथ ही हमने एक परमानेंट क्लस्टर का अनाउंसमेंट भी की थी। उसमें भी किसी खास इंटरेस्टेड नहीं थे, जो थे वो ऐड कर दिए गए हैं। उनका शेड्यूल भी आ गया है। इंशाल्लाह यकम से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वो भी हमने उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, जबकि वो जो 8 माह का उनका एक लॉन्ग ड्यूरेशन है 8 माह का, वो हमारे पास एक पेड है फॉर अदर। उसमें सिर्फ आप बैम्स वाले नहीं हैं, बैम्स के लोग नहीं हैं, उसमें प्रोफेशनल भी हैं जो कि हर्बलिस्ट होते हैं। उसके अलावा उसमें ये डीपीटी वाले जो फिजियोथेरापिस्ट हैं हमारे पास ये भी हैं। तो वो इनरोलमेंट करवाते हैं, वो फ़ी पे करके फिर हमारी क्लासेस लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टार है। बट हमने जो इसके लिए सोचा था बैम्स के बच्चों के लिए या इसके डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि बहुत पीछे जा रहे हैं और हमारा सुनने को ये आता है
कि हमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में किसी को कुछ नहीं आता, हमारे टीचर्स हमें कुछ नहीं पढ़ाते, तो ये डिग्री फजूल है। तो ये लॉजिक नहीं बनती कि ये डिग्री फजूल है। तो उसको पढ़ाने वाले या वो जहाँ पढ़ रहे हैं या हाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनका अपना जो इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, वो मतलब मैं देख रहा हूँ, मैंने क्योंकि क्लासेस नहीं लेता सर, हम आदि आपकी क्लासेस ले रहे थे, रात से ही मैसेज किया हुआ है कल रात से कि अपने अपने रिव्यूज़ दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप भी आपके सामने है कि किसी का रिव्यू अभी तक ग्रुप में नहीं आया सिवाय एक बंदे के। तो ये इतना एक इंटरेस्ट होता है बिजी लाइफ लाइक स्टूडेंट्स की, तो इतनी नहीं होती जितनी कि जो कि एक प्रोफेशनल लाइफ भी लेके चल रहे होते हैं और साथ में अपनी स्टूडेंट लाइफ को भी लेके चल रहे होते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कह सकते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बट हम फिर भी आप लोगों के लिए बिला किसी लालच के, बिला किसी हमारे हमने कुछ डिमांड नहीं की आप लोगों से, ना कुछ हमें चाहिए, बट ये है कि आप कम से कम अपनी फील्ड के साथ सिंसियर हो, जितना टाइम आपको दिया जाता है उसको क्लियर करें। हमें ताकि पता हो कि जो हमने पढ़ाया है या जो आप तक नॉलेज पहुंच रहा है, क्या उसका आपको प्रैक्टिकली कुछ मिल रहा है या उसकी समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। क्या हम मोड ऑफ टीचिंग चेंज कर दें, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम रिव्यू लेने के बाद हम देख लेते हैं कि बच्चे किस तरफ लेके जा रहे हैं इसको, या वो क्या समझते हैं और हम उसको किस तरह पढ़ा रहे हैं हम उनको। ठीक है, तो मतलब इतनी नॉन सीरियसनेस के हमारे सर ये होते हैं। अब एग्ज़ाम अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो एग्ज़ाम हमारे भी होते हैं, एग्ज़ाम हम भी देते हैं। तो मेरा अभी 7 सेमेस्टर चल रहा है, 4th ईयर है मेरा अपना, तो हम भी एग्ज़ाम देते हैं, हमारे बाकी हमारी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको लेके चलना होता है। बाकी डिफरेंट कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे होते हैं, वो उनकी क्लासेस भी देख रहे होते हैं हम लोग। तो टाइम जो होता है वो मैनेज करना पड़ता है। ये जब बाद में जो प्रोफेशनल है ना, आप दो तो हैं यहाँ, स्टूडेंट अब है कोई नहीं, जब सुनेंगे तो तब पता चलेगा, जब ये प्रोफेशनल अपनी डिग्री कर लेते हैं ना, जब ये ग्रेजुएट हो जाते हैं, तब इनसे आप लोग अगर पूछेंगे कि हाँ भाई अब बताओ क्या करना है, तो इनके पास ना हाँ में ऑप्शन होता है ना में ऑप्शन होता है। और आप खुद देखेंगे आप जिस लेवल पे अभी हैं, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ आपको, तो क्या कोई आपको इस लेवल पे अपनी कंपनी में जॉब पे रखेगा? नहीं। क्या, चलें ऐसे एग्जांपल ले लें कि कोई आपकी कंपनी में आप क्या अपने जैसे एट प्रेजेंट लेवल पे अपने एम्प्लॉयर रखेंगे या उनको ज्वाइन होने देंगे? आप हरगिज़ नहीं रखेंगे। आप हरगिज़ अपनी क्लिनिकल सेटिंग में उनको नहीं लाएंगे क्योंकि उनको आता नहीं होता। तो इसलिए इसको थोड़ा सिंसियर होके लें। जो समझ नहीं आता आप डिस्कशन करें, ग्रुप ओपन होता है, उसमें अपने क्वेश्चंस आप ड्रॉप करके हाँ क्वेश्चंस करें। इसमें हमें भी खुशी होती है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें हिचकिचाहट वाली ज़रूरत नहीं होती, बातें नहीं होती कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कर लिया सर से तो अब सर क्या सोचेंगे ये वो। हम ऐसा नहीं सोचते कुछ भी, आपका जो भी क्वेश्चन हो आप ओपनली होके वो कर सकते हैं। हाँ अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उस तरफ भी है, तो कोई इशू नहीं है, ये हमारी सीरीज चल रही है, ये जब एंड हो जाएगी तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिसीजन लेंगे आप लोगों से लेके, रिव्यूज़ जिस तरह का होगा फिर उनको लेके चलेंगे जो सिंसियर होंगे अपनी फील्ड के लिहाज से। मैं इतना कहूँगा कि आप थोड़ा अपने साथ सिंसियर हों, हमारे साथ नहीं, कम से कम अपनी लाइफ के साथ सिंसियर हो जाएं, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बाकी मुझे बताइएगा कि जब स्लाइड शेयर हो जाएं। स्लाइड शेयर हो रही है? स्लाइड शो हो रही है आपको? यस सर। जी। तो आज जो हमारा हर्ब है हमारी, वो 8वीं है ऑलमोस्ट, हाँ, जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो तेज़ बात है या तेज़ पत्ता, या जिसका दूसरा नाम होता है कड़ी पत्ता। तो इसके आप मोस्टली चीज़ें तो पढ़ चुके होते हैं, बट ये होता है कि आपको गूगल पे भी हर चीज़ पे मिल जाती है इसकी रिसर्च करने में, लेकिन वो करते नहीं हैं हम उस बारे में। तो इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसको इंडियन बे लीफ भी बोला जाता है, कॉमन नेम। उर्दू में इसको तेज़ पत्ता या कड़ी पत्ता एक ही नाम दिया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। पर्शियन में इसको बरगे साजिज बोला जाता है,
और अरेबिक में इसको वर्कुल बर्गर कहा जाता है। अब ये तो इसका मतलब कॉमन नेम है कि जो भी आपके पास आए नाम वो, लेकिन मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो हमारे पास तेज़ पत्ता या कड़ी पत्ता या तेज़ पात का नाम ही यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद आता है हमारे पास आपको मेरी आवाज़ आ रही है भला? मुझे बताइएगा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी। जी। चलें, आप क्वेश्चन जितने भी होंगे आप ड्रॉप कर दीजिएगा मैसेज में, इंशाल्लाह हम लास्ट पे वो क्वेश्चन लेंगे। तो इसका जो बोटेनिकल नाम होता है, हाँ सर निकला है यार। हाँ नहीं, मैंने ये कि चंगी दर्द बंद कर, चंगी तो नहीं डाली। दर्द बंद कर। इधर से वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये ऐसे ही जाएगा। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो सिनामोमम तमाला बोला जाता है। फैमिली जो है वो लोरेसिया, और पार्ट यूज़ इसका मतलब नाम से ही जाहिर है कि ये कड़ी पत्ता है, तो लीफ इसका यूज़ होगा कॉमन। ये मतलब आम सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें केमिकल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो मतलब अगर इसमें जो रिसर्चेस की गई तो इसमें सबसे ज़्यादा सिनामेल्डिहाइड और योगिनोल होता है। इसके साथ साथ दूसरे भी होती हैं एक दो, लेकिन एक्टिव में जो इनकी इंग्रेडिएंट्स में से आता है वो यही आता है, और एक और होता है लिनोनोल, वो नेक्स्ट है। अब इसके एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं, या जिनको एक तो होता है एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, लाइक एलोपैथिक में जिस तरह एक मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट निकाल के मेडिसिन बनाई जाती है, हर्बल में अमूमन ऐसा नहीं होता। हाँ, उसके जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको असर को कम ज़्यादा करके हम इफ़ेक्ट्स उनसे ले रहे होते हैं। तो इनमें एक आता है लिनालोल और दूसरे होते हैं फ्लेवोनॉइड्स। अब ये इनकी भी कैटेगरीज मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनकी जितनी भी क्लासिफिकेशंस आती हैं। अब इसके अलावा ये जो मतलब इनके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये देते क्या हैं, ये हर्ब को उसका टेम्परामेंट देते हैं, हर्ब को उसकी तासीर देते हैं कि उसका इफ़ेक्ट्स क्या है, उसकी टेम्परामेंट क्या है, वो इन्हीं के मतलब बदौलत ही इनको मिल रहा होता है। इसके अलावा ये इस हर्ब को अरोमा देते हैं, इस हर्ब का जो टेस्ट होता है वो इसी वजह से आता है। उसके अलावा ये हीट को, या फिर एक ऐसा समझ लें कि स्टिमुलेंट होते हैं, स्टिमुलेंट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, या हीट को इन्हांस करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ये दो केमिकल्स। और ये दो केमिकल्स की वजह से इस हर्ब्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसके अलावा अब जो एलोपैथिक जब ड्रग्स बनाई जाती हैं कोई भी, तो उसमें ना एक्सट्रैक्ट प्योरली यूज़ किया जाता है, किसी एक केमिकल को निकाल के फिर उसकी फार्मूलेशन तैयार की जाती है फार्मूले के तहत, और फार्मूलेशन दी जाती है। जबकि जो हर्बल में होता है ऐसा हरगिज़ नहीं होता। यहाँ पे हमेशा या तो पूरी हर्ब को शामिल किया जाता है, लेकिन उस हर्ब में अब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपने इफ़ेक्ट्स लेना होता है उसमें बाकी हर्ब्स शामिल करते हैं, और उसमें से इफ़ेक्ट वो अपना हासिल कर लेते हैं। जो इफ़ेक्ट आपको डोमिनेंट चाहिए, प्रोमिनेंट चाहिए, या जिसको आपने क्या करना है छुपाना है या कम करना है, या उसमें से लेना ही नहीं है उसका इफेक्ट, तो कोई और हर्ब डालते हैं उसके जो उसके असर को या उस केमिकल की जो तासीर है या जो उसका फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसको जो कम कर दे, ऐसी हर्ब आप यूज़ करते हैं। या इसमें बाद वक़्त ऐसा भी होता है आप हर्बल एक्सट्रैक्शन लेते हैं। अब वो दो तरीके से होती है एक्सट्रैक्ट, आप दो मेथड से ले सकते हैं, या तो वाटर के थ्रू ले लें, वाटर एक्सट्रैक्ट ले लें, या फिर एथेनॉल का एक्सट्रैक्ट ले लें। जब एथेनॉल का एक्सट्रैक्ट आप लेते हैं तो इसमें ये होता है कि
एक लिमिट सी रह जाती है और बहुत कम सी चीज़ें बचती है, बहुत कम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो बच जाते हैं। बेहतर हमारा जो मोस्टली ली जाती है हर्बल प्योरली फार्मुलेशन बनाने के लिए, तो वो वाटर की ही एक्सट्रैक्शन निकाली जाती है, वाटर के थ्रू ही हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं किसी भी हर्ब का। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन के मेथड क्या होती है, या जिस तरह एक्सट्रैक्ट जिसे आप ऐसा समझ लें कहवा जात रिकॉक्शन जिस तरह बनता है वो भी होता है, लेकिन उसको छान के एक उस हर्ब के टेम्परामेंट को देखते हुए उस हर्ब के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो इतना टेम्परेचर बेयर कर सकती है, उसके नतीजे में कहीं उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो ना उड़ जाएं या वो ज़ाया ना हो जाएं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने इफ़ेक्ट लेना है, क्या वो इस टेम्परेचर पे बेयर कर पाएगा, वो उस हर्ब में से रह जाएगा और वो पानी में वाटर में आ जाएगा उसका एक्सट्रैक्ट। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर एक वॉल्यूम रख के फिर हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं और कितना टाइम देते हैं वो उस हर्ब पे डिपेंड करता होता है। ठीक है, जब आप उसको डीपली स्टडी करते हैं तब आपको पता चलता है। अब इसमें दो ही मेथड होते हैं, वाटर और एथेनॉल का, आप जिससे मर्जी ले लें। एथेनॉल का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट, इसलिए हम वाटर का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसमें आपने सिनेमन एक पढ़ा होगा, पीछे आपको लोगों को हर्ब पढ़ाई गई थी, तो सिनेमन जो दालचीनी है, अब ये उसी के पत्ते होते हैं। ठीक है, ये और कोई नहीं है, वो दालचीनी यूज़ होती थी आप लोगों के पास, लेकिन ये उसके लीव्स हैं उसी फ्रूट उसी प्लांट के, उसी शर्ब के। अब इसमें याद रखिएगा कि जो आगे नेक्स्ट स्लाइड है ये वाली, जो अल्टरेंट्स या अल्टरेशन हो जाती है बाद औक़ात, आप सही तरीके से हर्ब्स को वो नहीं कर पाते, राइट। ये बाद औक़ात ये ऐसा होता है कि वो कोई ना कोई कलर चढ़ा देते हैं या वैसे ही हर्ब कोई दे देते हैं जिससे क्लू मतलब आपको नहीं मिल पाता, या आपको पता नहीं चलता कि ये हर्ब ओरिजिनल है या हमें कॉपी करके दी गई है या 2 नंबर मदद दी गई है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ हर्ब्स ही नहीं दी जाती, और भी केमिकल्स बहुत सारे होते हैं जो हमें नहीं पता होते। जब हमारा बार बार उससे वास्ता पड़ता है तब हमें पता चलता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, तब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये वाली हर्ब वाकयातन वही है। ठीक है, तो इसमें अपेयरेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि उस हर्ब जो आप लेके आए हैं उसकी अपेयरेंस कैसी है। ठीक है, क्या ओरिजिनली अपेयरेंस वैसी है या उस तरह के कोई और भी चीज़ें हैं, या फ्रूट हैं या सीड है या लीव्स हैं या बार्क है, क्या उस तरह की किसी और प्लांट की भी है, या है तो फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं दोनों के दरमियान। फिर इसमें टेस्ट भी देखा जाता है, स्मेल भी इसी में आ जाती है कि उन दोनों की स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, इस तरह का किसी और हर्ब का है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं पूरी आपने पहले देखनी होती है। अब इसमें ना 3 चीज़ें मैंने मतलब क्लियर की हुई हैं, देखें। अब इसकी जो टाइप्स की अगर बात करें, सिनामन मतलब उसकी जो आप, ये मैंने सिनामन लिखा है, सिनामन नहीं है, ये तेज़पात। तेज पत्ता, अब इसकी ना 2 क्लासिफिकेशंस आती हैं। ठीक है, जिनको आप सिनेमम तमाला बोलते हैं। एक पहली ये ओरिजिनल होती है जिसको आप तेज पत्ता वाकयातन ही कहते हैं। दूसरा होता है लोरस नोबिलस। अब ये जो होती है ये इसकी एल्टर्ड फॉर्म है, कभी कभी बाद वक़्त ये भी दे देते हैं, आपको पकड़ा देते हैं। इफेक्ट इसका भी आया है एक रिसर्च के मुताबिक, जो लोरस नोबिलस है इसका अगर केमिकल एक्सट्रैक्ट निकाला जाए वाटर के साथ, ठीक है, तो इसके पास जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, या वाउंड हीलिंग के लिहाज से अगर देखा जाए कि वाउंड हीलिंग में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, तो वो लोरस नोबिलस है बनिस्बत बाकी एक के। बट काम वही कर रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी या वाउंड हीलिंग में हेल्प आपको तेज पत्ता भी करता है, कड़ी पत्ता भी हेल्प आउट करता है, नो डाउट। लेकिन अब आपने इसमें देखना क्या है कि इसकी स्मेल या टेस्ट जो था ओरिजिनली, अब इस पत्ते का टेस्ट जो ओरिजिनली होगा वो सिनेमन की तरह ही होगा, दालचीनी की तरह ही होगा। ठीक है, पुंजट स्मेल होगी इसकी, पंजेंट और बाकी चीज़ें जितनी भी होती हैं सेम वैसी उसके साथ कर रही होंगी। लेकिन लोरस नोबिलस को जब आप देखेंगे, उसका फ्लेवर देखेंगे या टेस्ट, तो वो लेमन से मैच करेगा। ठीक है, इफेक्ट दोनों का एक ही है। ठीक है, पत्ते वही होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन आपको वो पकड़ा देते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता अब ये तेज पत्ता या कड़ी पत्ता हमको पकड़ाया गया या कोई और चीज़ दी गई है। ठीक है, आप लेके आ जाते हैं हर में। अब इनमें ना एक चीज़ कॉमन है
कि आपने जब भी कड़ी पत्ता की शनाख्त करनी है, फॉर एग्जांपल आपको मार्केट से मिलता है, तो जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, ये पहले आपको 3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं डिफरेंट। मैं बता देता हूँ, है तीनों की फैमिली एक, जीनस एक है तीनों चीज प्लांट्स की, फैमिलीज भी सेम है, लेकिन जीनस डिफरेंट फैमिली सेम है, बट इसमें तीनों में फ़र्क है। पत्ते भी सेम आपको दिखाई देंगे जब ये खुश्क होंगे, ड्राई होंगे, लेकिन याद रखिएगा जब भी तेज़ पत्ता या कड़ी पत्ता आपको दिया जाए तो आपने इसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है वाहिद जो देखी जाती है कि जो इसकी अलोंग लीव 3 जो होती हैं लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये देख रहे हैं आप पहली पिक्चर्स में 3 या 4 इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होंगी हर पत्ते के ऊपर। ये आइडेंटिफिकेशन कर देता है कि जो हमने लिया है ये वाकयातन वही है, ठीक है। अब दूसरा आता है लोरस जो नोबिलस है, इसको अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं या आप सर्च कीजिएगा, इस केस में इनके प्लांट्स पे लॉन्गिट्यूडनल आपको लाइंस नहीं मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं इसको, ये अब मैंने जूम कर दिया। अब इसको गौर से देखें कि इसके ट्रांसवर्स तो पड़ी हैं लाइंस, बहुत सारी पड़ी हैं, इसमें भी होती हैं, लेकिन इसके लॉन्गिट्यूडनल लाइन एक ही है, बाकी कोई नहीं है। ना इसमें आपको मिलेगी, ना इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगी। देखें ये इस तरह अलहदा हो रहा है, ठीक है। इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉन्गिट्यूडनल ही आपको लाइंस मिलेंगी, ठीक है। ये देखें, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जो ये पहला आपका तेज पत्ते का वो लीव्स दिखाए गए हैं, दूसरा आपको लोरस नोबिलस के, और तीसरा जो है आपको जो काफूर होती है, ठीक है, उसके प्लांट का लीव दिखाया गया। देखें अब ये लंबाई में होते हैं और इसकी चौड़ाई कम होती है, इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा होती है लोरस नोबिलस की, और जो लास्ट है हमारे पास कफूर या कैम्फर, उसका जो अगर पत्ता आप देखेंगे वो ज़्यादा चौड़ा होगा बानिस्बत पहले दोनों वालों के, और इनकी आइडेंटिफिकेशन भी मुख्तलिफ है। मेन जो फ़र्क था इनमें देखने वाला वो मैंने बता दिया कि क्या होता है और कैसे हम इसको देख सकते हैं। अब इसकी अपेयरेंस, स्मेल आपने देख ली, टेस्ट देख लिया, इसको अच्छे से करना है। इसका टेस्ट जो होता है वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग स्मेल लाइक सिनेमन, और बाकी शॉप ऑफ बीटर होती है, पंजेंट स्मेल होती है। अब ये जो चीज़ है जो सिनेमन जिस तरह, या बाकी अर्ब की आपने ओरिजिन पढ़ा होगा, या ये कहाँ से आई थी, इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ था। मोस्टली आजकल जो पाकिस्तान में अब्स आती हैं वो इंडिया ही उनका ओरिजिन है, इंडिया से ही आती है, मंगवाई जाती हैं, वहाँ कल्टीवेट होती हैं। वो कहीं और ममालिक से मंगवाते हैं, बट मोस्टली ज़्यादातर वहीं आती है। अब पाकिस्तान में भी कल्टीवेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया मोस्टली पीपल्स ने, तो यहाँ से भी मिल जाती हैं कुछ चीज़ें। बट जो अगर आपने खालिस या उस तरह की लेनी है तो वो उधर से ही आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो कुछ रिसर्चेस मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस जो तेज पत्ता है या कड़ी पत्ता है इसकी एक्सपोर्ट करते हैं कुछ ममालिक। नेपाल ने ये रिसेंटली आई थी कि पर ईयर, मतलब नेपाल में जो एक दरख्त होता है, ठीक है, उसकी रेंज तकरीबन 13 kg तक लीव जो होते हैं वो दे सकता है हमें, ठीक है। नेपाल की ये रिसर्च है। फिर अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट इंडिया में उन्होंने पर ईयर के हिसाब से ऑलमोस्ट कितने 2100 ऑलमोस्ट टन के इक्वल बराबर वजन में उन्होंने क्या किया, इतने वेट के बराबर उन्होंने कड़ी पत्ता तेज पत्ता नेपाल वालों ने इंडिया को दिया है, ठीक है, एक्सपोर्ट करवाया गया है। फिर जो तुर्की है, तर्किश में भी ये पाए जाते हैं। अब तर्किश वालों ने भी अपना कारोबार इससे शुरू किया, बिजनेस किया, ठीक है, ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी भी है उनके पास। तो वो जो यूज़ करते हैं यूएसए के अंदर 2002 की रिसर्च के मुताबिक ऑलमोस्ट उन्होंने क्या किया 4869 टन के इक्वल वेट के इन्होंने कड़ी पत्ता या तेज पत्ता जो है तुर्की वालों ने दिया यूएसए को कल्टीवेट करके अपना भेजा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल रिसर्च है कि इतनी मांग है और ये इतनी मतलब हर्ब है जो यूज़ की जाती है। तो अगर इसको कॉमनली स्टडी किया जाए हर हर्ब को विद डिटेल और ओरिजिनल जो उसका इम्पैक्ट है, ठीक है, किताबों से हट के जो ओरिजिनल हमें मिलता है उसको अगर मद्देनज़र रखकर देखा जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर हम इसके ओरिजिन और हिस्ट्री की बात करें कि ये कहाँ से आया था, तो ये सिनेमन की तरह ही, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन हमें सबसे पहले जो इसका ओरिजिन मिलता है वो नेपाल से मिलता है, ठीक है, नेपाल। और नेपाल से फिर ये
एक्सपोर्ट हुआ कहाँ पे, इंडिया की तरफ। तो इंडिया से फिर ये पूरे ममालिक में चला गया, नेपाल भी इसको देता था, भूटान भी देता था। तो इसमें जो मतलब साउथ एशिया का जो रीजन आता है, साउथ एशिया में यही आते हैं, नेपाल आता है, इंडिया आता है, उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, बट ओरिजिन जो है ना इसका पहला, वो नेपाल ही है ज़्यादातर मोस्टली, ठीक है, या भूटान वाली साइड, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर, नेपाल, तुर्किश या भूटान वगैरह, ये ममालिक जो हैं इनसे इनका ओरिजिन हुआ। फिर इन्होंने, और हर एक की क्योंकि साइंटिफिक जो साइंस है या फिलोसफी है वो मुख्तलिफ है। चाइनीज़ TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन, ठीक है, उनकी वो है। फिर इसके अलावा वो अपनी हर्ब्स में भी यही यूज़ करते हैं, बट उनके नाम डिफरेंट है, अपनी चाइनीज़ में बोलते हैं, है कड़ी पत्ता ही उनको जो एक्सपोज किया जाता है। इसी तरह यूनानी मेडिसिन में भी यूज़ किया जाए, आयुर्वेदिक में भी इस हर्ब को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब मोस्टली इसका जो ओरिजिन है वो साउथ एशिया ही है। इसके अलावा जो इसकी हिस्ट्री देखें, आप लोगों को एक और हिस्ट्री पढ़ाई गई होगी किसी हर्ब की, तो जो रोमन है या ग्रीक है, तो वो ये समझते हैं कि अगर इनके लीव्स के साथ सोया जाए, यानी कि जो ये कड़ी पत्ता है इसके लीव्स को इर्द गिर्द रखा जाए, या इसके ऐसा समझ लें लपेट के सो लिया जाए, जिस तरह रज़ाई हम लेते हैं या कोई ब्लैंकेट वगैरह, तो इससे जो बंदे हैं ना वो शायर पैदा होंगे, पोइट्स पैदा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी, वो उनका मानना है रोमन और ग्रीक का, किस हद तक सच्चाई है ये हमें नहीं पता, बट वो यही कहते हैं कि अगर आप इसको अपने पास रखेंगे या इसके इर्द गिर्द इसको लपेट के सोएंगे तो जो बंदा होगा वो शायर बन जाएगा। तो ये नहीं पता, बस एक इंटरेस्टिंग है जो रिसर्च मेरे सामने है, मैंने वो आप लोगों के सामने रखी कि क्या वो बात है। अब हम बात करते हैं इसके टेम्परामेंटल इफेक्ट के बारे में। अब इसका जो टेम्परामेंट होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है, गर्म, खुश्क, और इसके अंदर हॉटनेस ज़्यादा होती है बजाय ड्राइनेस के। और इसके अलावा जो इसका टेम्परामेंटल इफेक्ट है, ये जो टेम्परामेंट है हॉट एंड ड्राई, ये क्या करता है बॉडी के अंदर, ये किसी भी चीज़ को या ह्यूमर्स वगैरह को अपने अंदर क्या करता है कि हल कर लेता है, या उनको पतला डाइल्यूशन की तरफ लेके जाता है। फिर इसके अलावा क्योंकि हॉटनेस इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए ये बॉडी के अंदर क्या करता है, इग्निएट द इनर फ्लेम, यानी कि बॉडी के अंदर जो हरारत होती है, ठीक है, जो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत या जिसकी तासीर समझ लें, वो इसमें इंक्रीज करवा देता है जाके, ठीक है। ये इसके टेम्परामेंटल इफेक्ट है, ये जो हॉट एंड ड्राई टेम्परामेंट है वो क्या करते हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल और है कि आप ना जब चावलों में कड़ी पत्ता डालते हैं, ठीक है, चावल पकाते वक्त, तो वो उसको एक ही काम करता है, क्योंकि चावल जो होते हैं ये फ्लैगम प्रोड्यूस करते हैं, बलगम पैदा करते हैं बॉडी के अंदर। तो वो जो बलगम पैदा करने का उसका अमल है राइस का, उसको कम कर देते हैं, ठीक है। वो बलगम पैदा नहीं करते फिर बॉडी के अंदर, फिर आप ले सकते हैं इजीली उसको खा सकते हैं। जो फ्लैगमेटिक पर्सन होता है उसको चावल आप मना करते हैं, बट जब वो खाएगा तो उसमें आप कड़ी पत्ता अगर डाल दें तो वो उसकी जो फ्लैगमेटिक प्रॉपर्टी है या बलगम पैदा करने की वो कम कर देगा तासीर जाके, ठीक है। तो ये इसका टेम्परामेंटल इफेक्ट भी है, क्योंकि वो हमेशा क्या होती है, जो सर्दी और कोल्ड एंड मॉइस्ट की तरफ होती है फ्लैगम, और उसको जो टेम्परामेंटल कम करता है वो आप कड़ी पत्ता जब डालेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी ये जो उसकी तासीर होती है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है। अब अगर हम इसके स्पेसिफिक एक्शन की बात करें, बहुत सारी हैं, सचेस बहुत सारी पढ़ी हैं इस पर कि क्या क्या ये प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस के बाद मिलती हैं, जब आप यूज़ करवाते हैं तब आपको क्या मिलता है, आपने असर उसको देखना है। रिसर्चर बहुत सारी पढ़ी हैं, वो तो सारा कुछ लिख देती हैं। अब जिस तरह एंटी इन्फ्लामेटरी भी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था फ्लेवोनॉइड्स या लिनालोल होता है इसके पास, तो वो इसमें हेल्प आउट कर रहा होता है एंटी इन्फ्लामेटरी में, क्योंकि इससे बॉडी के जो नेचुरल पेन किलर होते हैं या जो बॉडी के अंदर नेचुरल तौर पे जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स मौजूद होते हैं उनको एक्टिवेट जाके करवाते हैं। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि ये इंसुलिन की जो बॉडी के अंदर अगर रेजिस्टिविटी पैदा हो जाए, रेजिस्टेंस, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बॉडी इख्तियार कर ले तो उसको कम करता है, फिर ये डायबिटिक के तौर पर काम करता है। उसके पूरे एक मैकेनिज्म है फिर जो भी साइंस एक्सप्लेन करती है। इसी तरह एंटी फ्लैगमेटिक जो मैंने बताया वो चावलों की तासीर से मैंने बता दिया कि अगर आप चावलों में डालेंगे राइस बनाते वक्त तो उसकी जो खुद की बजात तासीर होती है वो ख़त्म कर देती है फ्लैगम की या बलगम की, ठीक है। अब ये जाजिब भी है बॉडी को, यानी कि अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। लाइक जिस तरह आप वेट मैनेजमेंट में भी इसको यूज़ करवाते हैं, तो वेट मैनेजमेंट में यही हो रहा था, क्योंकि ये न्यूट्रिशन की जो अब्जॉर्प्शन है
उसको इंक्रीज करवा रहा होता है। जब वो उसकी इंक्रीज करवाता है तो ये एक तरह का जाजिब भी कहलाता है, मुहर्रिक बोलते हैं मतलब स्टिमुलेंट को। जिस तरह हमने पढ़ा किसी भी चीज़ को ये स्टिमुलेट करता है, यानी कि इम्यूनिटी को ये स्टिमुलेट करता है, बूस्ट करता है, या आपका जो डाइजेस्टिव पावर होती है, डाइजेस्टिव इशू या स्टमक के लिए ये टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसमें ये मुहर्रिक, ये एनर्जेसिक है लेकिन किसी हद तक, ठीक है, बिल्कुल एनर्जेसिक नहीं है। इसकी एक एग्जांपल आगे आएगी हेडेक के केस में हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो हेडेक के केस में जो एनर्जेसिक इफेक्ट देता है वो भी इतना नहीं देता, बस माइल्ड सा होता है, मतलब इसी को लेके बैठ नहीं जाना ये एनर्जेसिक इफेक्ट देता है, तो हेडेक के लिए बड़ा इफेक्टिव है। उसके अलावा मुफर्रे है, जिस तरह बताया इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है स्मेल पैदा करने के लिए, या जो फूड्स वगैरह होती हैं या जो खाने होते हैं उनमें पैदा करने के लिए टेस्ट या स्मेल, उसके लिए हम देते हैं इसको, ठीक है। एक दिल को जो होता है वो सुकून सा देता है जब इसकी खुशबू वगैरह आती है किसी भी खाने से अच्छी सी, तो पता चलता है। फिर ये ऐसी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, या इसका पानी या डिकॉक्शन वगैरह को देखा जाए तो ये एक्ट करता है एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट, क्योंकि इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है और ये नेचर में थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो उस हवाले से क्या करता है कि ये जो इन जितने भी आपके पास इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं बॉडी पे बैठने के लिए बाकी ओवरऑल, तो उनके लिए रिपेलेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। और इसमें ना स्टमक और लीवर के लिए ये टॉनिक है। अब एक यहाँ पे बात मैं क्लियर कर दूँ आपको, ये हर्बल हम पढ़ रहे हैं बट मैं आपको एक चाइनीज़ मेडिसिन का एक कंसेप्ट देता हूँ कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अकॉर्डिंग ये है कि जब आपने फूड खाई, ठीक है, फूड से एनर्जी पैदा होती है, आपको पता है कि कोई ना कोई एटीपी पैदा होती है, बायोमेडिसिन जिसको एटीपी बोलते हैं, ठीक है, वो हर सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रही होती है। चाइनीज उसको ची का नाम देते हैं, हरारत का, ठीक है। तो ये वो कहते हैं जब आपने फूड लेते हैं ना तो उसमें स्टमक इन्वॉल्व होता है, और उसके साथ साथ स्टमक के साथ साथ दो चीज़ें और होती हैं जो कि इन्वॉल्व हो रही होती हैं उसकी प्रोडक्शन करने में, या उस हेल्प कर रही होती हैं उस हरारत को पैदा करने में। यहाँ पे तो लीवर है ना, आप कहते हैं कि लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, तमाम चीज़ें वहाँ से बन रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, बट स्टमक के साथ वहाँ पे स्प्लीन और उसके साथ लंग्स, ये तीन जो होती हैं ये डाइजेशन में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। मोस्टली दो मतलब ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग, स्टमक और दूसरा स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन और स्टमक दोनों मिलके डाइजेशन को जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो इसमें जो हम हर ये वाली देते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट में ये मिला के देते हैं किसी भी फार्मूलेशन में, तो ये दो काम करती है, ये स्प्लीन और स्टमक, यानी कि ओवरऑल जो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होता है उसको इनहांस कर देती है, उसको तेज़ करती है, ठीक है। जब डाइजेस्टिव इशू होगा, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, उस तरह भूख ज़्यादा बढ़ेगी, सेल्स को और चाहिए होगी न्यूट्रिएंट्स, तो इस तरह ये भूख बढ़ाने में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। कुछ मेडिसिन में जब यूज़ होता है, एक आगे आएगी, तो उसमें जब भूख बढ़ाता है ना जो जो सी ये मेडिसिन में यूज़ हो रहा होता है कंपाउंड फॉर्मुलेशंस के अंदर, तो वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। पूरा एक प्रोसेस है कि आपने ली, उसने अब्जॉर्प्शन बढ़ाई, अब्जॉर्प्शन से क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स सेल को मिले, तो फिर पीछे जगह कम है, ठीक है, अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुई, तो मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म के हाई होने की वजह से जो कि एनोरेक्सिया की कंडीशन है, जाएगा भूख नहीं लगती, तो उसको आप क्या करते हैं, रिकवर करवा लेते हैं। ये इसके मतलब मेन अगर देखा जाए तो एक मेन यूजेज आते हैं, स्पेसिफिक एक्शन आते हैं। इस पे सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्टमक को टोनिफाई करता है, ठीक है। स्टमक के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये करता है। इसके अकॉर्डिंग स्टमक में दो चीज़ें आप जो पढ़ते हैं, चार ह्यूमर्स पढ़ते हैं आप हम, तो यूनानी मेडिसिन में चार ह्यूमर्स, इनको मतलब जो आयुर्वेदिक है वो दोष कहते हैं, ठीक है, दोषा का नाम देते हैं। तो ये वाली जो आपके पास तेज पत्ता है, ये दो ह्यूमर्स को उनके अकॉर्डिंग या उनकी फिलॉसफी में, या हमारी भी फिलॉसफी यही कहती है, इसमें बलगम मैंने बता दिया कि उसको कम करता है, उनके अकॉर्डिंग भी यही है, बलगम को कम करता है, और रिया जो हवा होती है जो कि आपकी हवा होती है उसको भी कम करता है, ठीक है, उसको निकालता है, ठीक है, कासिर रिहा कहलाता है ये दोनों चीज़ें उनके अकॉर्डिंग भी यही हैं। वो उसको वात और पत का नाम देते हैं, ठीक है, वात बोलते हैं वो इस चीज़ को, वाता या वात रिया को बोलते हैं, और पत जो होती है वो इस फ्लैगम को बोल रहे होते हैं, बलगम को बोल रहे होते हैं, बलगम ये चीज़ें, ठीक है, उस चीज़ को कम करने में ये हेल्प आउट कर रही होती है आपकी तेज बात।
अब अगर इसके सिंगल यूज़ के देखें, मतलब ये नॉर्मल कैसे दिया जाता है, ब्रेन टॉनिक के भी जो तौर पर दिया जाता है, ठीक है, किसी चीज़ों में मिला के, फिर डायूरेटिक के तौर पर किसी हद तक इफेक्ट रखता है। मेन इसका इफेक्ट जो होता है वो स्टमक टॉनिक ही होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव इशू को ही बेहतर करवाता है ये, ठीक है। हेडेक के रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मेथड होता है कि ताज़ा पत्ते आप लें, इसके वो क्योंकि जो खुश्क होते हैं, ड्राई होते हैं, उसके पास इतनी अरोमा नहीं होती, राइट। तो आपने जब भी लेना है तो फ्रेश लीव इसके लेके जहाँ से भी आपको मिले, तो जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं उनके अंदर आप रख दें इसको, दोनों नॉस्ट्रल्स को कुछ देर के लिए बंद कर दें। तो इससे क्या होती है, जो इसकी अरोमा होती है वो डायरेक्ट जाती है आपके माइंड के पास, ठीक है। जिस तरह आप अरोमा थेरापी कर रहे हैं ऐसे समझ लें, तो वो अरोमा थेरापी के तौर पर यूज़ हो रही होती है। उससे आपको किसी हद तक जो हेडेक है वो आपका रिकवर हो सकता है, या उससे आपको एनर्जेटिक इफेक्ट ये हर दे सकती है, ठीक है। तो इसी तरह ब्लोटिंग के केस में भी ये यूज़ होती है, ठीक है, जो हवा मैंने पढ़ा दी है, या फ्लैचुलेंस हो, ठीक है, उससे। इसी तरह जो रोगन दालचीनी बनता है वो बनता तो उसी से है, दालचीनी के, लेकिन उसमें वो ये भी यूज़ कर देते हैं बालों का तरोमा वगैरह के लिए, या इफेक्ट जो है वो बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फूड है या कोई भी चीज़ है तो उसको टेस्टी और अरोमा देने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब एक सोप बनता है, उसमें 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। उसमें ये दालचीनी यूज़ की जाती है, सिनामन, ये आपका कड़ी पत्ता, तेज पत्ता यूज़ किया जाता है, इसका पाउडर, और उसके अलावा एक और केमिकल होता है, मतलब एक हर्ब होती है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट थाइमन। तो थाइम और ये 3 चीज़ें मिला के ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जो केचप होता है, ठीक है, टमाटोज का, उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन 3-4 हर्ब्स होती हैं, इन चारों का कम्बिनेशन, तीनों का कम्बिनेशन हो, साथ में टमाटर यूज़ कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इसका पेस्ट बना के क्या करते हैं, केचप वो यूज़ करते हैं। ये भी एक इसकी फार्मुलेशन होती है, इस्तेमाल की जाती है, तो अरोमा या टेस्ट लेने के लिए जस्ट। फिर इसके अलावा ये लंग्स जो है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, एक आर्गन है, उसके अंदर अगर म्यूकस है तो उसको क्या करता है, क्लियरेंस देता है म्यूकस से, बलगम को इखराज करते। मैंने बताया था कि ये बॉडी के अंदर जो चावलों की तासीर, मैंने पहले एग्जांपल दी थी, उसके अंदर जो बलगमी चीज़ें हैं या उसकी तासीर है या फ्लैग्मेटिक चीज़ है उसको कम करेगा। इसी तरह जो लंग्स के अंदर म्यूकस वगैरह हो या रिस्पायरेटरी इशू कोई भी हो, तो उसमें से अगर म्यूकस को उसने रिलीज करवाना है या म्यूकस से निजात दिलवानी है तब भी ये यूज़ किया जाता है। और गले की अगर खराबी हो, सो थ्रोट, तब भी ये यूज़ करते हैं। इसका हम डिकॉक्शन यूज़ कर लेते हैं बाद वक़्त, या इसकी भाप ले लेते हैं, ठीक है। दोनों में से एक काम कर लेते हैं, जिस तरह दालचीनी का कर लेते हैं या कैबब वगैरह बना लेते हैं। ये तो सिंगल थे अभी तक। अब नेक्स्ट आता है इसका कंपाउंड यूज़। क्या है ये कंपाउंड यूज़ में कैसे यूज़ होता है, मैंने बताया कि इससे जो इसके ड्राई लीव्स होते हैं उनसे एसेंशियल ऑयल्स भी बनाए जाते हैं। उसके अलावा ये फ्लेवर देते हैं फूड में, मीट में, ठीक है। अगर आप प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं दर हकीकत, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स जितने भी होते हैं उनको ख़त्म करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। उसके नतीजे में जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए या एक अरसे के लिए, जितना उनका ड्यूरेशन होता है तब तक के लिए वो प्रिजर्व करके रखी जा सकती हैं, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि ये बेक्ड फूड होती हैं, जिस तरह मैंने 1-2 रेसिपीज़ आपको बताई हैं वो इन्हीं में आती हैं। सोप की रेसिपी मैंने बता दी अभी, वो इसी तरह यूज़ की जाती है उसको अरोमा लेने के लिए या वो उसका इफेक्ट्स लेने के लिए, ठीक है। लेकिन वो इरिटेंट बनता है, स्किन जिनकी सेंसिटिव होती है वो लोग इसको यूज़ नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत माइनर क्वांटिटी में अपनी सेंसिटिविटी को देखते हुए। ये इरिटेशन भी काज कर सकती है ज़्यादा अगर आप मिकदार में लेंगे तो, ठीक है। बेक्ड फूड में, सोसाज में, फिश में, और उसके अलावा ये जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं कॉस्मेटिक्स की, उसमें भी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने की इसके अंदर प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसकी वजह से ये कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती है। अब गैस्ट्रो टैबलेट्स मार्केट में आती हैं, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इसका मेन काम क्या है, वो स्टमक टॉनिक है, और फ्लैचुलेंस, ब्लॉटिंग वगैरह या बूस्टिंग करता है किसको, आपकी जो डाइजेस्टिव पावर होती है उसके नाश करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जवारिश कमूनी है, जो कि बुक मैंने पढ़ाया था, पहले आपको पढ़ाया, एनोरेक्सिया की कंडीशन जितनी भी थी पूरा प्रॉपर बताया, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। और हमारी जो क्लिनिक की फार्मूलेशन है एक सिनेस, इसमें हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। जावित्री 30 ग्राम होती है, और दालचीनी 120 ग्राम, उसके साथ तेज़पात जो होता है 150 ग्राम, ये यूज़ की जाती है। इन तीनों हर्ब्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। एक फार्मूला बनता है, इसके 1000 mg के हम कैप्सूल देते हैं वालों का, या 500 के भी दे देते हैं, ठीक है, TDS या BDS में अकॉर्डिंग टू।
तो इसमें जो दालचीनी है या जावित्री है या दालचीनी है या फिर तेज़पात है, तो इन तीनों का जो मेन फंक्शन होता है ना, वो यही होता है, डाइजेस्टिव जो पावर होती है ना उसको इनहांस करता है। ठीक है, स्टमक टॉनिक है, इसके अलावा ये ब्रेन टॉनिक भी है। इसके अंदर मुख्तलिफ, तीनों के अंदर मुख्तलिफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक्टिव। तो वो अकॉर्डिंग टू अपनी फिजिक, वो हर एक का फंक्शन अपना अपना डिफरेंट है, लेकिन इनके तीनों के कम्बिनेशन से हमें क्या इफेक्ट मिल रहा होता है वो देखते हैं कि मेन इनका इफेक्ट इस मेडिसिन का या इस फॉर्मुलेशन का क्या है। पहला, ये स्टिमुलेट करता है लीवर को। हमने पहले भी पढ़ा, ये जो दालचीनी तेज़पात है, सॉरी, तो ये लीवर के लिए और स्टमक के लिए और स्प्लीन के लिए क्या है, स्टिमुलेंट है। ठीक है, उनको टॉनिक देता है। ठीक है, उनको पावर देता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये लीवर के लिए स्टिमुलेट है। फिर एक्सट्रिंजेंट प्रॉपर्टी यानी कि काबिज है। ठीक है, किसी चीज़ को जकड़ लेना एब्डोमिन के लिए। ठीक है, जब पेन हो रहा हो तब होगा तो उसमें भी हम देते हैं। ब्लोटिंग वगैरह हो रही होती है, फ्लैक्शन या इंटेस्टाइन की जो मोबिलिटी है उसको एस्ट्रेंजेंट के तौर पे हम इसको एक्ट करवा रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस मेडिसिन को, सिनेस की फार्मुलेशन। उसके अलावा फ्लैचुलेंस से रिलीफ देती है, स्टमक टॉनिक है, इंटेस्टाइन का भी टॉनिक है ये। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे ब्लड का जो फ्लो होता है ना। एक दूसरी बात ये है कि अगर आप ये फीवर में देंगे ना किसी भी पेशेंट को, तो फीवर की केस में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है ऑलरेडी, जब ये देंगे तो इससे टेम्परेचर और हाई हो जाता है। और ये एक कानून भी है किसी इस डिजीज को, ये बुखार को बढ़ाने के, कम करने के लिए, या उससे एंटीपायरेटिक जिस तरह ड्रग्स होती हैं वो देने के लिए, ये एक लेवल पे हीट को इंक्रीज करवाएगा, पीक पे लेके जाएगा। बंदा परेशान हो जाएगा कि मुझे क्या होगा, पहले टेम्परेचर क्या कम था जो इस मेडिसिन की वजह से और हाई हो गया। ठीक है, आपने ये लेके बिस्तर में क्या करना है, लेट जाना है और ऊपर कंबल या ब्लैंकेट वगैरह ले लेना, उससे पसीना आएगा, टेम्परेचर हाई होगा और खुद ब खुद जो फीवर है वो स्लो डाउन हो जाएगा। एंटीपायरेटिक के तौर पर भी ये ड्रग जो होती है यूज़ की जाती है स्नेस के नाम पे। ठीक है, उसमें यही तीन चीज़ें ही यूज़ की जाती है। उसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को हाई करता है। मेटाबॉलिज्म किस तरह हाई होता है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म जैसे ही हाई होगा एनर्जी ज़्यादा बनेगी, एनर्जी से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, अब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं, हर सेल तक पहुँचती है। फिर ये मेटाबॉलिज्म आई हुआ, इससे एब्जॉर्प्शन तेज हुई, इससे भूख की कमी जो थी वो भी हल हो गई। ठीक है, इसी तरह वेट मैनेजमेंट भी इससे हो गई, मेटाबॉलिज्म क्योंकि हाई हुआ। फिर कोल्ड है या फ्लू है या कंजेशन का कोई भी इशू है तो उसमें भी यूज़ की जाती है। तो कंजेशन, किसी भी चीज़ का रुक जाना, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में TCM के अकॉर्डिंग 6 फैक्टर पैथोलॉजिकल ऐसे हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वेड करते हैं बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से डिजीजेज होती हैं। 6 उनमें, पहला विंड आती है, डैम्पनेस आती है, कोल्डनेस आती है, हॉटनेस आती है, ठीक है, फायर आती है और एयर। ये तीन चीज़ें मतलब 6 टोटल मिला के एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर हैं जो कि बॉडी के बाहर है। अंदरूनी तो जो होंगे वो कहते हैं कि इम्बैलेंस होता है, इन्हीं एक्सटर्नल जब जाते हैं बॉडी के अंदर तो ये एनर्जी के बैलेंस जो चल रहा होता है, ये एनर्जी चल रही होती है, ठीक है, उसको कम कर देते हैं, जो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं, तभी तो ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो इस केस में कोल्डनेस का फैक्टर हो, कोई भी हो, ठीक है, तो कोई भी डिजीज़ है कोल्डनेस को ये भी सही करेगा, फ्लो को भी और कंजेशन को भी हेल्प आउट करेगा। अगर बॉडी इन्वेड हो गई है फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर कोल्डनेस की वजह से, तो कोल्डनेस की वजह से, क्योंकि हमें उसको मतलब कि काउंटर करने के लिए हरारत चाहिए, कोई भी चीज़ है तो उसका एंटी कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, सर्दी लगती है तो हमें कुछ ना कुछ हीट चाहिए होती है। अभी सर्दियाँ लगती हैं तो हम क्या लेते हैं, कपड़ा लेते हैं ताकि हमारी जो हीट है वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, वो रिजर्व रहे, उसके साथ साथ हम हीटर के पास बैठते हैं अमूमन। ठीक है, चाय पी ली, गर्म मशरूबात पीते हैं। इसी तरह गर्मियों में चले जाए तो वो सर्द चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो इस तरह की जितनी भी डिजीज होती हैं, क्योंकि ये हीट पैदा कर रही है और इन तीनों कंडीशन में ये दी जाती है और इसको ये हेल्प करता है। और ओवरऑल इसका जो इफेक्ट होता है तीनों हर्ब्स का मिला के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक, फ्री रेडिकल भी खत्म करता है जिससे वेट मैनेजमेंट हो जाती है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स ही होती हैं जो कि मोस्टली बहुत सारी डिजीज काज कर रही होती हैं। ये तीन, इनमें से एक हर्ब मैंने पढ़ा दिया आपको, मेडिकेशन है ये। ठीक है, सीनियर्स के मतलब इसका हमने नाम रखा जो, और उसमें यही तीन चीज़ें आती हैं, जावित्री, दालचीनी और तेज़पात, और ये स्टमक टॉनिक ही है। साथ में मैंने फीवर का बताया, उसको भी ये रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ा देता है बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इसका लास्ट पे कोरिजेंट या ट्रिनिडियम, इसका क्या हो सकता है। ठीक है, मुसले जो इसकी इसलाह करता है, ठीक है, वो मुस्तगी आप देते हैं। ठीक है, या शरबत बही आता है मार्केट में, या वैसे आप बना लें शरबत बही, तो वो जो होता है वो इसका मुसले होता है। ठीक है, कोरिजेंट और ट्रिनिडियम जो इसका मुतबादिल होता है वो बाल छड़ यूज़ की जाती है, जिसे हम
ऐसा समझ लीजिए। दालचीनी तो यूज़ की जाती है इसकी, अगर ये नहीं मिले तो आप दालचीनी यूज़ कर लें, या इसकी दूसरी जो टाइप है वो यूज़ कर लें, नो डाउट। बट बेहतर यही है कि इसकी जगह फिर आप बालचड़ यूज़ कर लें, या जिसे आप सिंबल तीब भी बोलते हैं। ठीक है, ये हर्ब यूज़ की जाती है इसका मुतबादिल जब ना हो। अब इसकी अगर डोज की बात करी जाए, यानी कि ये सेपरेट अगर यूज़ की जाए, ठीक है, मतलब सिर्फ तेज़पात अगर आप यूज़ कर रहे हैं सफ़ूफ के अंदर, तो ऑलमोस्ट 1000 mg से लेकर 2000 mg तक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 to 2 ग्राम बस इनफ है। ये सफ़ूफ है, सिर्फ अगर आप सफ़ूफ में यूज़ करवा रहे हैं तब। अगर आप माजून में यूज़ करवा रहे हैं तो आपने क्या करना, 2000 mg तक, यानी कि 200 ग्राम 2 ग्राम, या फिर 2000 mg तक आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरह डिकॉक्शन में है तो वहाँ पे 1 से 1.5 जो होती है ग्राम वो आप यूज़ करवाते हैं। ठीक है, जब आपने इसका डिकॉक्शन वगैरह रेडी करना होता है तब आप ये देते हैं। और इसका टेम्परामेंट क्या है, मैंने पहले बताया कि हॉटनेस या हॉट टेम्परामेंट है, गर्म मिजाज की है ये चीज़, और ये बॉडी के अंदर हीट पैदा करती है, हॉटनेस को इंक्रीज करवाती है, और ये फीवर में बहुत अच्छी होती है, एंटीबायोटिक के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने पहले मेडिसिन पढ़ाई है आपको, सिनेस। अब इसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं जब आप ज़्यादा ले लेते हैं इसको। एक तो इरिटेशन ये काज करती है, स्किन जिनकी सेंसिटिव होती है उनके लिए। फिर ये यूटीआई का जो इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फ्लामेशन या उनके इन्फेक्शन, उसकी वजह से, क्योंकि ये किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखती है। ठीक है, किडनी पे इसके एडवर्स इफेक्ट होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूटीआई हो रहा है, तो फ्री रेडिकल पैदा हो रहे होते हैं उसके नतीजे में। फिर ये लंग्स में जिस तरह हेल्प आउट कर रहा था ना, लंग्स की म्यूकस को मतलब निकालने के लिए, इसी तरह अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो उसकी जो लाइनिंग होती है ना उसमें इरिटेशन काज कर देगी। ये फेफड़ों को भी डिस्टर्ब कर सकती है, लंग्स को भी, अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ठीक है, एक नॉर्मल रेंज तक नहीं रखेंगे तब। अब जब भी ये किसी फार्मूलेशन में यूज़ की जाती है, ये तो एक पर्सनल इसके यूज़ थे कि कितनी ग्राम में आपने क्वांटिटी में लेनी है। अगर आप सिंपल ले रहे हैं तो इतनी ले लें, बस इनफ होती है। अडल्ट के लिए मैंने बताई। अब अगर यहाँ पे देखें आप, तो ये इसकी सिंपल सी बात बताइए। अब लेकिन फार्मूलेशन जब आपने बनाई सीनेस वाली, ये मैंने देखी, तो इस बात मैंने 150 ग्राम यूज़ की है। ठीक है, ऑल 150 ग्राम मैंने यहाँ पे यूज़ करवाया। वहाँ पे मैंने बताया 1 to 2 ग्राम 3 ग्राम यहाँ तक यूज़ करते हैं हम जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब फार्मूलेशन दी जाती है तो वो एक मुनासिब, उसके तीनों की तासीर को देखा जाता है कि कितनी 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 हमने क्वांटिटी डालनी है इसमें। ठीक है, हमने इसका इफेक्ट क्या लेना है। ठीक है, तो इसमें जो एक क्वालिटी आती है ना, जो हमने हॉट एंड ड्राई इसका टेम्परामेंट पढ़ा है, तो हॉटनेस इसकी दोषा है, जो कि इसका टेम्परामेंटल जो इफेक्ट है उसको डिक्रीज इंक्रीज करवा रहा है। ठीक है, इसका फंक्शनल क्वालिटी इसकी क्या, वो ड्राइनेस है। ठीक है, जो बलगम की मैंने एग्जांपल दी थी उसको कम कर देता है, तो उसका एंटी ही है ये। ठीक है, तो जब भी किसी फार्मूलेशन में यूज की जाती है तो बाकी हर्ब्स को मद्देनजर रखते हुए, और वो जो फार्मूलेशन आप बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, उसका इफेक्ट आप लेना क्या चाहते हैं, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या करते हैं, कोई भी फार्मूलेशन तैयार करते हैं तो उसमें उनकी क्वांटिटीज को मतलब उसी मुनासबत से रखा जाता है, उसी हिसाब से रखा जाता है। जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी को आप में से है आपका क्वेश्चन, मारो। चलिए ठीक है अयूब, आपको इसकी समझ आ गई होगी, तो हम अपनी क्लास के एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल लेक्चर में मिलते हैं।